बसपा ही मोदी जी को हराएगी। भाजपा तो कठपुतली खड़ा करती है, भाजपा तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रधानमंत्री जाके सर झुकाते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि वो ड्रामा करते हैं। इस बीजेपी सरकार ने नौजवानों को ठगा है और आज नौजवानों को मजबूर कर दिया है आत्महत्या करने के लिए कि किसी भी सूरत में बांसगांव में बीजेपी का प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। बीजेपी का सांसद है, या तो अपराधियों के साथ खड़ा होता है या तो बड़े लोगों के साथ खड़ा होता है। कभी वहां पे समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई, हमेशा दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही है, लड़ी है बहुजन समाज पार्टी। पहली बार मैंने आंदोलन किया था तो मेरा घर सीज कर दिया था, मैं जेल भी गया था। देखिए अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी धोखेबाज आदमी है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो इनकी पार्टी में चला जा रहा है उसके सारे भ्रष्टाचार माफ, और जो इनकी पार्टी में नहीं जा रहा है उनके भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा उछाला जा रहा है मामला। बीजेपी के अंदर दम नहीं है जो बहन कुमारी मायावती की तरफ उंगली उठा दे, हाथ उठा दे। कोई पब्लिक नहीं उसके साथ। जमाली के पास वोट नहीं था। गुड्डू जमाली को बीएसपी ने पहचान दिया, इसके पहले भी गुड्डू जमाली थे वहाँ पर, कोई जानता तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहे कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करते हैं, आज उनके ज़माने में ही आप देख रहे हैं कि धनंजय सिंह आप जेल गए हैं, ठीक है। बाकी लोगों को तो खूब वो करते हैं, इनकाउंटर करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं। तब इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि अब अपराधी नहीं है, क्योंकि वो सारे अपराधी उनके पास चले गए हैं। तो दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलती है ये बीजेपी लगातार। जो गरीब हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही। कैसे? और मोदी और योगी सरकार में, जो बीजेपी सरकार में इतनी बड़ी साजिश कि गरीब को इतना गरीब बना दो कि सांस भी ले तो उसको लगे कि हम मोदी की कृपा पर ले रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अब महज 1 महीने बचा हुआ है। गोरखपुर में मौजूद है और आपको बताएं कि बांसगांव से ये चर्चा चल रही है कि श्रवण कुमार निराला को बसपा से टिकट दिया जाएगा। 2024 का इलेक्शन में इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच जिस तरीके से तकरार देखने को मिल रही है, इस एक दिन पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे टूट पड़ा है। लेकिन इंडिया अलायंस में एक बड़ी चीज़ देखने को मिली कि इंडिया अलायंस से मायावती यानी बसपा नहीं जुड़ी है और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी। बहरहाल मायावती जो बसपा सुप्रीमो है वो इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, अकेले चुनावी मैदान में खड़ी हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव होगा। ये चुनाव जो है वो तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठेगा, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर तीसरी बार बैठेंगे या फिर इंडिया अलायंस का कोई चेहरा होगा या मायावती, ये बड़ा एक सवाल है। ऐसे में श्रवण कुमार निराला जी हमारे साथ मौजूद हैं और अंबेडकर जन मोर्चा ये चलाते हैं, एक संगठन है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि बसपा से बड़ा पुराना इनका जुड़ाव रहा है और लगातार धरातल पे गोरखपुर से और पूर्वांचल के तमाम जमीनी जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहे हैं। दलितों के एक बड़े नेता हैं गोरखपुर की अगर बात करें, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि बसपा अगर इनको बांसगांव से टिकट देती है तो कितना मजबूत दावेदारी ये पेश करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। नमस्कार। सवाल ये है कि बसपा से टिकट का क्या सीन है बांसगांव में? देखिए, माननीय बहन जी ने हमको बुलाया और अभी गोरखपुर मंडल का मंडल प्रभारी बना करके संगठन की जिम्मेदारी दिया है। टिकट देना न देना वो अंतिम फैसला माननीय बहन जी का है। तो बहन जी ने हमको इतना बड़ा संगठन में जिम्मेदारी दिया और कहीं ना कहीं आगे भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है आदरणीय बहन जी ने। तो सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद दूंगा कि एक लंबे गैप के बाद पुनः बहन जी ने मुझे बुलाया और ये सम्मान दिया, ये स्नेह दिया। मैं बहन जी के प्रति बहुत आभारी हूँ। एक बात बताइए कि वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक सवाल आता है कि आप लोग बसपा मोदी जी को हराना चाहती है कि नहीं चाहती? बसपा ही मोदी जी को हराएगी। हराना चाहती है ना? बिल्कुल, बसपा ही हराना चाहती है। बाकी लोगों का धरातल पे काम नहीं है। इंडिया अलायंस जब बना जी तो उनका भी यही मकसद है कि मोदी जी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है जी। तो क्यों नहीं गठबंधन कर ली मायावती इंडिया अलायंस के साथ? असल में इंडिया अलायंस का जो नियत है वो साफ नहीं। अगर नियत साफ होती तो बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा दलित चेहरा इस देश में कोई और नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोगों की नियत साफ होती तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट करते तो
ये पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति नीयत साफ है कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बना दिए। भाजपा तो कठपुतली खड़ा करती है, भाजपा तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रधानमंत्री जाके सर झुकाते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि वो ड्रामा करते हैं। अगर भाजपा अगर संविधान या बाबा साहब का सम्मान करती तो आज गरीबों से शिक्षा नहीं छीनती। आज इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, और वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अपर कास्ट, सब जन की मैं बात कर रहा हूँ, इस बेरोजगारी के सवाल पर इस बीजेपी सरकार ने नौजवानों को ठगा है और आज नौजवानों को मजबूर कर दिया है आत्महत्या करने के लिए। तो निश्चित तौर पे बीजेपी कहीं से भी देश हित के लिए ठीक नहीं है और बीएसपी इसको रोक सकती है। एक बात बताइए, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तब आपको 10 सीटें तकरीबन मिली थी। अब अकेले लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चुनाव हरा पाएंगे मोदी जी? ये सपा बसपा का जो गठबंधन था, बसपा का जो मतदाता है वो बहुत ही ईमानदार मतदाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बेस मतदाता हैं वो बीएसपी मुद्दों पे लड़ रही थी। बीएसपी का जो मकसद है वो गरीबों का उत्थान करना, दलितों पिछड़ों का उत्थान करना, लेकिन जो सपा के वोटर हैं, जो सपा के समर्थक हैं, उन लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। इसलिए ये बसपा के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने धोखा किया था। बीजेपी को वोट तो आंकड़े दिखाते हैं कि दलित समुदाय भी किया है। नहीं, वो जो आंकड़े हैं वो गलत प्रस्तुत किए जाते हैं, और कहीं से भी आज भी आप गांव में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि जो बीएसपी का जो बेस मतदाता वैचारिक रूप से अगर सबसे ज्यादा हमलावर, वो 5 किलो राशन पे खुश है। 5 किलो राशन पे नहीं खुश भाई साहब। गोरखपुर में आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा कि गांव की गरीब महिलाएं थी, वो कह रही थी कि हमें अधिकार चाहिए, हम भिखारी थोड़ी हम कि मोदी के 5 किलो अनाज के ऊपर हम जिंदा, क्या हम 2014 के पहले नहीं जिंदा थे क्या कि ये राशन दे देने तो हम जिंदा हो गए, और इसके पहले हम मरे थे, या 2014 में नहीं ना हम पैदा हुए हैं। इसलिए गांव की गरीब जो जनता है वो मोदी के इस राशन और इसके प्रलोभन में नहीं आने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि मोदी जो कर रहे हैं अब इसका पर्दाफाश हो चुका है और बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। और 2024 का जो इलेक्शन आने जा रहा है ना, जो मोदी कह रहे हैं लगातार कि इस 24 के इलेक्शन में 400 पार, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ वो 40 के भी नीचे आ जाएंगे, और 4 के भी नीचे चले जाएं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोकतंत्र है, कोई अजय नहीं होता है। बसपा के सरवर कुमार निराला बांसगांव में कैसे देखते हैं चुनाव? बांसगांव का जो बीजेपी का सांसद है पिछली 3 बार से है, ठीक है, और उसका कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं है। वो एक कृपा पात्र आदमी है जिसका ग्राउंड पे कोई काम नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार निराला ग्राउंड पे इतना मजबूत काम है कि किसी भी सूरत में बांसगांव में बीजेपी का प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और तमाम मुद्दों पे हम आमने सामने भी हुए हैं। और जहां ये जो कमलेश पासवान जो बीजेपी के सांसद हैं, आप देखेंगे कि सोगौरा गाँव है, एक बच्ची का रेप होता है और रेपिस्टों के पक्ष में ये बीजेपी का सांसद खड़ा होता है, गगहा थानेदार को फोन करके हड़काता कि रेपिस्टों के खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन श्रवण कुमार निराला पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो बीजेपी का सांसद है या तो अपराधियों के साथ खड़ा होता है या तो बड़े लोगों के साथ खड़ा होता है, लेकिन गरीबों के साथ नहीं खड़ा होता है। और गरीबों को पहली बार उनकी लड़ाई लड़ने वाला श्रवण कुमार निराला मिल चुका है, विकल्प नहीं था, इसलिए लोग वोट नहीं करते थे, इसलिए बीजेपी जीती थी। इस बार वहां बीजेपी को हम हरा देंगे। आपने कहा कि विकल्प नहीं था, इंडिया अलायंस विचार जो है वो सलत पे भी कर रही है। जी देखिए, जिस आदमी की इंडिया अलायंस बात कर रही है, आप खुद सोचिए कि जब सपा और बसपा का गठबंधन था, दोनों पार्टियों का वोट का आधार बड़ा था, और आज तो सपा और कांग्रेस का अलायंस है, जहां कांग्रेस का जनाधार कुछ नहीं है यूपी के अंदर, बाकी जगहों की मैं नहीं बात करता। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का वोट, वो भी सिर्फ यादव बेस वोट, तो उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। जब सपा और बसपा दोनों दलित पिछड़ा मुसलमान सब एक साथ था, तब तो इंडिया अलायंस का जो सदल प्रसाद कैंडिडेट बनने पार्टी भी तो यही कह रही है, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित वो भी लेके चल रही है, एमवाई फैक्टर उसका भी काम कर रहा है। ये इतिहास है, आज तक कभी वहां पे समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई, हमेशा दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही है, लड़ी है बहुजन समाज पार्टी। और आज बीजेपी से जो लोग ऊब चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, वो सारे लोग बसपा की तरफ देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि बसपा का जो बेस वोटर है, जो बेस मतदाता है, वो गरीब है और सबका सम्मान करता है। तो जहां लोगों को सम्मान मिलेगा
जहां लोगों को प्यार मिलेगा, लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे। और श्रवण कुमार निराला का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, श्रवण कुमार निराला का कोई दबंगई वाला इतिहास नहीं है। और जो बीजेपी का सांसद आपने देखा है, पैनेसिया हॉस्पिटल कब्जा करने गए थे, लोग दौड़ा के उनको गाली दे रहे थे, मार रहे थे। तो योगी जी के गढ़ में आप इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, डर वर नहीं लग रहा है आपको? योगी जी के गढ़ में तो हम तब भी थे जब हमको अभी 22 दिन गिरफ्तार करके जेल भेजे थे। जब पहली बार मैंने आंदोलन किया था तो मेरा घर सीज कर दिया था, मैं जेल भी गया था। अभी 27 जनवरी को मैं जेल गया था। तो ज़्यादा क्या कर सकते, कोई हम गलत बात, हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं ना, तो हम डरेंगे क्यों? हम राजनीतिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं। हम गरीब जनता की आवाज़ उठाएंगे। हम जब जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते, लड़ नहीं सकते, तो हम किस बात के जनप्रतिनिधि? हम क्यों डरेंगे मुख्यमंत्री से? और लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है और किसी का तानाशाहियत बहुत देर तक नहीं चलता है। और जो चक्र है ये घूमता रहता है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा और जो नीचे है ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने की हमारी बारी है। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तार किया, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी धोखेबाज आदमी है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो मसला है उसका मतलब कोई दूसरा रूप न लिया जाए, लेकिन जो ये सरकार कर रही है हम इसके खिलाफ हैं। जो ये सरकार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर बार बार हमला कर रही है, चाहे हेमंत सोरेन को देख लीजिए, चाहे अन्य लोगों को देख लीजिए, तो आदिवासियों के लीडर आप भैया आप कह रहे थे ना कि आदिवासियों को सम्मान दिया। भाई राष्ट्रपति तो बेटा आदिवासी घोटाला करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बताइए कि मंदिर का उद्घाटन आदिवासी या दलित कोई संसद भवन का भाई साहब उद्घाटन करते हैं और राष्ट्रपति से बड़ा नहीं ना देश में कोई पद होता है, और वहां प्रधानमंत्री अकेले जाते हैं, राष्ट्रपति को आने नहीं देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं आने देते हैं कि वो आदिवासी है और अपने उस काम में उनको शामिल नहीं करने देना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता है। और घोटाला तो अब इनका घोटाला जो सामने तमाम लोगों को आप देखें, वो अजीत पवार को इस सारे घोटाले पार्टी में ले लिया है। जो इनकी पार्टी में चला जा रहा है उसके सारे भ्रष्टाचार माफ, और जो इनकी पार्टी में नहीं जा रहा है उनके भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा उछाला जा रहा है मामला। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, जेपी नड्डा के ऊपर, योगी जी के ऊपर मुखरता से जो है सवाल पूछती हैं, उनसे उनके ऊपर कटाक्ष करती हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का इस पे कोई स्टैंड, कोई खास विपक्ष को लेकर उतना जिस तरीके से घेराव करना चाहिए, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा अनुशासित पार्टी है और बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है, बसपा विचारों की पार्टी है। बसपा हो हल्ला करने वाली पार्टी नहीं है, हुड़दंगबाजी नहीं करती है। लेकिन आप इतिहास गवाह है, अगर सही मायने में अगर अटैक करना जिस दिन होगा उस दिन बीएसपी ही अटैक करती है। और इसका उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी इस देश के अंदर और एक वोट से गिरी थी, और एक वोट से गिराने वाली बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी समय पर वार करती है और इस सरकार को अगर कोई गिरा सकता है, कोई हटा सकता है, तो सिर्फ अकेली नेता हैं बहन कुमारी मायावती। और आज देश की सभी जो इस तरह की पार्टियां हैं जो पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर दिया, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, उनको डर है तो सिर्फ और बहुजन समाज पार्टी से, बहन कुमारी मायावती से डर। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, ईडी सीबीआई से मायावती डरती हैं, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर चलती है। बीजेपी के अंदर दम नहीं है भाई साहब, बीजेपी के अंदर दम नहीं है जो बहन कुमारी मायावती की तरफ उंगली उठा दे, हाथ उठा दे। और आप ये समझिए इंडिया अलायंस के साथ नहीं, इसलिए नहीं, बीएसपी को आधार बढ़ाना, पूरे देश भर में अपना जनाधार बढ़ाना। बीएसपी कुछ सीटों पे क्यों, राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। लगातार सांसद जो आपके छोड़ के जा रहे हैं वो कई लोग चले भी गए, देखिए आजमगढ़ से गुड्डू जमाली भी चले गए। वो स्वार्थी लोग हैं और जिनको बीएसपी ने जीरो से हीरो बनाया, अगर वो गए तो बीएसपी तो एक फैक्ट्री है ना, अगर वो प्रोडक्ट कहीं चला गया तो चला गया। हम फिर नए लोगों को मौका देंगे, समय लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बीएसपी तो तैयार खड़ी है ना, अभी चुनाव आएगा हम कई और सांसद खड़ा कर लेंगे। अभी चुनाव आएगा, हम कई और सांसद गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इससे कोई, जैसे सांसद अकेला गया है उसके साथ कोई वोट नहीं है, कोई पब्लिक नहीं उसके साथ। गुड्डू जमाली के पास वोट नहीं था। गुड्डू जमाली को बीएसपी ने पहचान दिया, इसके पहले भी गुड्डू जमाली थे वहां पर, कोई जानता तक नहीं था। उपचुनाव जो आजमगढ़ में उपचुनाव 2022 हुआ, वो तिरकोड़ी इस वजह से हो पाया क्योंकि गुड्डू जमाली वहां पे, इसलिए कि बसपा के वो प्रत्याशी से वही गुड्डू जमाली निर्दल भी लड़े हैं जो 22,000 के नोट के नीचे भी पाए हैं, ठीक है।
तो आज वो जो 3 लाख 2 लाख वोट दिखाई दे रहा है ना, वो बसपा का वोट है, गुड्डू जमाली का वोट थोड़ी है। किसके तरफ जाने वाला है वो सब? वो बसपा का वोट बसपा के साथ रहेगा। और बसपा के अलावा जो बेस है उसके अलावा चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बेहतर दे सकता है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती। अगर डेवलपमेंट कोई दे सकता है, तमाम लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहे कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करते हैं, आज उनके ज़माने में ही आप देख रहे हैं कि धनंजय सिंह आप जेल गए हैं, ठीक है। बाकी लोगों को तो खूब वो करते हैं, इनकाउंटर करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं तमाम ऐसे जगहों पे। अभी धनंजय सिंह अब जेल गए हैं, लेकिन वही धनंजय सिंह पिछले 2 सालों से बाहर घूम रहे थे, नहीं घूम रहे थे, उनके ऊपर वारंट था। पूरे प्रदेश की पुलिस कहती थी मिल नहीं रहे हैं, और क्रिकेट खेलते थे और जाके फोटो वायरल होता था। तो यही इनका लाइन, सारे अपराधी बाहर हैं। कहाँ अपराधी जो, हाँ, लेकिन अब वो कौन अपराधी बाहर हैं जरा उनको भी चिन्हित कर लीजिएगा। नहीं, ये कहा जाता है कि योगी सरकार में जितने भी लोग माफिया हैं, दबंग हैं, उस सब के ऊपर की तो बुलडोजर चल जा रहा है। हाँ, बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेनी का लड़का किसानों को ऊपर जाके गाड़ी चढ़ा दिया, राउंड दिया किसानों को, तो उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर? ये तो मिल गया, फिर से मिल गया टिकट उनको। ये राजनीतिक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण अगर कहीं मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। जो अपराधी उनके साथ है वो पूरा इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा आतंक फैलाए हुए हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ लोग कर रहे हैं। और जो वो सारे अपराधी अब बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि अब अपराधी नहीं है, क्योंकि वो सारे अपराधी उनके पास चले गए हैं। जैसे घोटालेबाज सारे उनके पास चले गए, वैसे ही सारे अपराधी उनके पास चले गए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं है। अच्छा, 2014 के बाद 10 साल हो गया नरेंद्र मोदी सत्ता संभाले हुए, कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से दलितों के साथ अगर बराबरी की हिस्सेदारी की बात की जाए और उनके हक हुकुम की बात की जाए, कैसे देखते हैं इस सरकार 10 सालों में? भाई साहब, बीजेपी दलितों के प्रति कोई काम ही नहीं करती है। अगर दलितों के प्रति काम करती तो लाखों पद सरकारी विभागों में बैकलॉग, जो SC ST के बैकलॉग हैं, OBC के बैकलॉग हैं, अगर बीजेपी दलितों का उत्थान वास्तव में करना चाहती तो उन सभी नौजवानों को रोजगार देती। बैकलॉग जो हमारी पोस्टें खाली है वो दे देती। अगर बीजेपी दलितों का उत्थान चाहती तो दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलती। ये बीजेपी लगातार जो गरीब हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही। कैसे भाई? तब जमाना था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज बीजेपी शिक्षा को इतना महंगी करती चली जा रही है कि अब गरीब आदमी जो मजदूर है, जो मनरेगा में काम करता है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो अब अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकता है। हम लोग गाँव में बचपन में सुनते थे, लोग कहते थे कि फला आदमी रिक्शा चलाता था और उसका बेटा डॉक्टर हो गया। आज आप कोई गरीब आदमी अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? क्योंकि जिस दिन डॉक्टर बनाने की बात आप सोचेंगे ना, पहले आपके जेब में 50 लाख रुपया होना चाहिए, उसको कोचिंग कराइए और तमाम जगहों पर भेजिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ किस तरह से खोली जा रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे खोले जा रहे हैं। अब गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहा है। ये इस देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की जो चल रही है। और मोदी और योगी सरकार में, जो बीजेपी सरकार में, इतनी बड़ी साजिश कि गरीब को इतना गरीब बना दो कि सांस भी ले तो उसको लगे कि हम मोदी की कृपा पर ले रहे हैं। इतना मजबूर और लाचार बनाने की कोशिश की जा रही, ये वो सरकार है बीजेपी सरकार। तो विपक्ष इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरती है कि महंगाई ज़्यादा हो गई, लगता है आपको? महंगाई तो लगना क्या है, आपको दिख ही रहा है, आप सबके घर में दिख रहा है कि भाई जो सिलेंडर 400 में आता था आज कितने में आ रहा है। जो शिक्षा से लेकर के दुकानों पे सामान, जो तेल और जो खाने पीने के सामान थे, वो आप सबके सामने, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है। इसके पीछे तमाम लोग तथ्य ये देते हैं कि जिस तरीके से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो ज़मीनों का रेट भी बढ़ रहा है, मजदूरी का रेट बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होती है। मजदूरों का रेट कहाँ बढ़ रहा है? मनरेगा का जो रेट 10 साल पहले, 15 साल पहले डिसाइड हुआ, आज भी वही मनरेगा का रेट है। आप बताइए कि ये सरकार कितना बड़ा बेईमानी मनरेगा मजदूरों के साथ कर रही है, जो गरीब लोग उनके साथ कर रही है। आप खुद सोचिए कि 100 दिन की मनरेगा मजदूरी में 100 दिन की गारंटी है और 245 रुपया उनकी मजदूरी है और 100 दिन की गारंटी है। कितना हुआ? ज़्यादा 20,000 22,000, यही ना। एक साल में एक मजदूर 22,000 में एक साल में एक परिवार जी लेगा क्या?
अगर ये सरकार अगर ईमानदारी से सोचती 22,000 अगर अभी मोदी को दे दिया जाए तो क्या अपना परिवार चला लेंगे? क्या ये नैतिक ड्यूटी नहीं इनका? हम लोग तो मांग करते हैं हमेशा कि मनरेगा की मजदूरी 1,000 रुपया एक दिन का होना चाहिए और रोजगार की गारंटी कम से कम 200 दिन होना चाहिए। कम से कम एक परिवार को 2 लाख रुपया एक साल में मिल जाए, तब वो परिवार सम्मानजनक जीवन जी पाएगा और अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। नहीं तो 22,000 रुपये अगर एक साल में मिल रहा है तो कोई अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे जिलाएगा और कैसे पढ़ाएगा? जरा खुद आप सोचिए इस बात को। और सरकार नहीं समझ रही है। और सरकार टीवी और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, हजारों करोड़ रुपया किस तरह से इन्होंने धर्म के नाम पे बर्बाद किया देश का। ये मनरेगा का मजदूरों का मजदूरी बढ़ा देते तो देश का उत्थान हो जाता। और ऐसा थोड़ी है मजदूर सिर्फ दलित ही है, पिछड़े भी हैं, अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, उनको भी मजदूरी बढ़ा दिया जाता। एक परिवार को 2 लाख रुपया मिलता तो आज उस परिवार को उत्थान हो जाता। बेरोजगारी भत्ता के सवाल पे ले लीजिए, चाहे सपा का भी ले लीजिए, चाहे इनका बेरोजगारी भत्ता, ये लोग 2,000 रुपया साल में या महीने में जो भी देते थे, तो आप बता दीजिए 2000 में एक पढ़ा लिखा बीटेक एमटेक माँ बाप ने बड़े सपने उनको लेकर के पढ़ाया लिखाया और कैसे गरीबी से पढ़ाया, कैसे मेहनत करके पढ़ाया, और 2,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता की ये लोग बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता सरकार की ड्यूटी है। अगर लड़का ग्रेजुएट हुआ या पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो 6 महीने में अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम हर बेरोजगार को प्रति माह 30,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए, तब ताकि कम से कम नौकरी नहीं, सरकार नौकरी देना सरकार की ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है। 30,000 रुपया उस बेरोजगार को मिलता तो कम से कम अपने माँ बाप का दवा करा पाता वो बच्चा, वो नौजवान, और कम से कम अपने लिए भी सम्मानजनक कुछ जी पाता और आगे करने की कोई बात भी सोच पाता। लेकिन ये सरकार तो बेरोजगार नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। इतना ज़्यादा परेशान आज हमारा नौजवान है। नौजवान परेशान जी। है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर श्रवण कुमार निराला सांसद बन जाते हैं बांसगांव से, सबसे पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे जो अभी नहीं हुआ है? श्रवण कुमार निराला अगर सांसद बन जाएंगे तो सबसे पहले काम ये करेंगे, सदन के अंदर इतनी मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा और सरकार को मजबूर कर दूंगा कि इस देश के अंदर हर परिवार को, हर भूमिहीन गरीब परिवार को 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए। दूसरा, मनरेगा की मजदूरी 1,000 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाए, ठीक है, और 200 दिन की गारंटी की जाए। नौजवान बेरोजगार हैं उनको जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो 30,000 रुपया महीना उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये हमारे 3 मुख्य काम होंगे। बाकी और भी जो जनहित के काम है उसको हम आगे प्राथमिकता में रहेंगे। जी, ये प्राथमिकता में रहेगा। तो श्रवण कुमार निराला जी हमारे साथ मौजूद थे। बसपा से राजनीति बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इस बार जो है सांसदी का चुनाव करीब है और ऐसे में बसपा से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बसपा इन्हें टिकट देगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 3 काम इन्होंने बताया जो प्राथमिकता में रहने वाले हैं बांसगांव में अगर ये सांसद बनते हैं। बाकी इनके 3 काम को लेकर आप क्या सोचते हैं, और साथ में जिस तरीके से बांसगांव की राजनीति चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? 3 बार से सांसद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके कामों को किस तरीके से आंकते हैं, और इंडिया अलायंस अगर किसी मजबूत दावेदार को पेश करती है तो कितना त्रिकोणीय मुकाबला वहां पे हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।